हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी माय क्लास। लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे बायोटेक्नोलॉजी के बारे में। हमने बायोटेक्नोलॉजी में फर्स्ट चैप्टर प्रिंसिपल एंड प्रोसेस को पूरी तरीके से डिस्कस कर लिया है। हमारा सेकंड चैप्टर है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। अगर हम बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशन की बात करें, हमने पहले चैप्टर में क्या पढ़ा था कि कैसे हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाते हैं, उस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को कैसे हम होस्ट के अंदर ट्रांसफर करते हैं। होस्ट के अंदर ट्रांसफर कर दिए, वहां से हमने क्या किया, डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग के थ्रू अपना प्रोडक्ट फाइंड कर दिया। अब इसका एप्लीकेशन क्या क्या है, हम कहाँ पे ट्रांसफर करते हैं, किस प्लांट के अंदर करते हैं, इसका एप्लीकेशन क्या है, इसको हम इस चैप्टर में डील करने वाले हैं। ये चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी हर साल 2 से 3 क्वेश्चन आता ही आता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें एप्लीकेशन की, बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन क्या क्या है, तो पहला एप्लीकेशन जो हमारा है एग्रीकल्चर के फील्ड में होता है। बायोटेक्नोलॉजी का जो सबसे ज्यादा एप्लीकेशन होता है ये एग्रीकल्चर के फील्ड में होता है। नेक्स्ट अगर एप्लीकेशन की बात करें, थेरोपेटिक्स में होता है। मेडिसिन बनाने के अंदर भी बायोटेक्नोलॉजी का क्या होता है, यूज होता है। अगर हम की बात करें डायग्नोसिस के लिए, डायग्नोस्टिक के लिए भी बहुत सारे डिजीज हैं जिसको डायग्नोस करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें एनर्जी प्रोडक्शन के लिए भी हम क्या करते हैं, बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं। और बायो रेमेडिएशन में भी क्या करते हैं, बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं। अगर नेक्स्ट बात करें फूड प्रोसेस करने के लिए भी हम किसका उपयोग करते हैं, बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं। ये तो है बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन, और भी बहुत सारे एप्लीकेशन है जो हमारे सिलेबस में दिया हुआ है, केवल यही इसलिए दिया है। कौन सा सबसे ज्यादा, एग्रीकल्चर में, थेरापेटिक्स में या फिर मेडिसिन बनाने में करते हैं, डायग्नोस्टिक के लिए डिजीज को डायग्नोस करने के लिए करते हैं, एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, बायोरिमेडिएशन के लिए और फूड प्रोसेस करने के लिए हम बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं। इसी चाहिए जितने सारे एप्लीकेशन है, इसी को हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। अगर हम सबसे पहले बात करें एग्रीकल्चर के लिए, एग्रीकल्चर में कैसा उपयोग करेंगे इसको देखते हैं। एग्रीकल्चर, देयर आर 3 ऑप्शन दैट कैन बी थॉट फॉर द इंक्रीजिंग द फूड प्रोडक्शन। अगर हमें फूड प्रोडक्शन करना है तो 3 तरीके से हम फूड प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं। कैसे बढ़ा सकते हैं, जैसे कि मान ले रहे हैं, यहाँ पे आपको पहले कुछ टर्म समझना पड़ेगा, जैसे कि इंसेक्टिसाइड क्या होता है, पेस्टिसाइड क्या होता है, बीडीसाइड क्या होता है। यहाँ पे हम एक प्लांट ले रहे हैं, इस प्लांट के ऊपर क्या हो जाता है, कभी कभी कुछ इंसेक्ट आकर लग गए। अब इस इंसेक्ट को क्या करना है, अगर हमें मारना है तो हम इसके ऊपर केमिकल का छिड़काव करते हैं। केमिकल का छिड़काव करेंगे तो जो हमारे इंसेक्ट लगे हैं ये मर जाएंगे। इसको कहते हैं इंसेक्टिसाइड। जो केमिकल होता है उसको नाम देते हैं इंसेक्टिसाइड। इसी तरीके से यहाँ पे क्या है, इस प्लांट के साथ कुछ ऐसे भी प्लांट है, जैसे मान लें हमारा क्या है, हमारा वीट का क्रॉप है, ये वीट का क्रॉप है, उसके साथ कुछ ऐसे भी अनवांटेड प्लांट चले आते हैं, उग जाते हैं, तो उनको नाम देते हैं वीड। इन वीड को क्या करना होता है, या तो हम क्या करेंगे, इनको मैनुअली निकालेंगे, या फिर हम केमिकल का छिड़काव करके क्या करेंगे, इस प्लांट को खत्म कर देंगे। उसको नाम देते हैं वीडीसाइड, उस केमिकल को नाम देते हैं वीडीसाइड। अगर हमें फूड प्रोडक्शन को बढ़ाना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगर हम केमिकल का छिड़काव नहीं करेंगे, इस पेस्ट को नहीं मारेंगे, ये पेस्ट क्या करेगा, हमारे प्लांट को खत्म कर देगा, हमारा फूड प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो अगर हमें फूड प्रोडक्शन को बढ़ाना है तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे केमिकल का छिड़काव करेंगे, जिससे जो हमारा पेस्ट है ये मर जाए और क्या हो, हमारा फूड प्रोडक्शन बढ़ जाए। तो एक तो मेथड हो गया केमिकल मेथड। या फिर हम क्या कर सकते हैं, कुछ ऐसे हम इंसेक्ट रख सकते हैं जो इंसेक्ट को खा ले। ये जो इंसेक्ट है इसको खा ले, जैसे कि बटरफ्लाई हो गया, वैसी बटरफ्लाई क्या करे, इस इंसेक्ट को खा ले। ये क्या होता है, ऑर्गेनिक होता है। इससे हम क्या करेंगे, इससे भी हमारा फूड प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो यही कह रहा है कि अगर हमें क्या करना है, एग्रीकल्चर में फूड प्रोडक्शन को बढ़ाना है तो कैसे बढ़ा सकते हैं, एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर। हम किसका उपयोग कर सकते हैं, केमिकल का उपयोग करके, बेस्ड ऑन केमिकल फर्टिलाइजेशन।
हम फूड प्रोडक्शन को 3 तरीके से बढ़ा सकते हैं। एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर, इसमें क्या होता है, हम फर्टिलाइजर का उपयोग करते हैं बेस्ड ऑन केमिकल फर्टिलाइजेशन। अगर हमें क्या है, नाइट्रोजन चाहिए तो यूरिया डाल देंगे, फास्फोरस चाहिए तो फास्फेट डाल देंगे। इस तरीके से हम क्या करेंगे, अगर हमारे क्रॉप पे क्या लगे हैं, पेस्ट लग रहा है, इंसेक्ट लग रहा है, तो हम इंसेक्टिसाइड डाल देंगे। अगर हमारे खेत में बीड आ गया है तो बीडीसाइड डाल देंगे। ये सारे केमिकल हैं, केमिकल बेस्ड डाल के हम क्या करेंगे, अपने फूड प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे। केमिकल फर्टिलाइजेशन एंड केमिकल पेस्टिसाइड बाय दिस इंक्रीज प्रोडक्शन बट क्वालिटी डिक्रीज। हम जानते हैं केमिकल हमारे बॉडी के लिए नुकसान करता है। अगर हम केमिकल अपने क्रॉप पे डाल रहे हैं, वही केमिकल क्या होगा, हमारे फूड के अंदर भी आएगा, हमारे जो हम धान गेहूँ खा रहे हैं उसके अंदर भी आएगा, तो वो हमारी बॉडी को कहीं ना कहीं नुकसान करेगा। तो जो एग्रो केमिकल बेस्ड फर्टिलाइजेशन होते हैं, ये हमारी बॉडी को नुकसान करते हैं। अब इसका अल्टरनेटिव क्या हुआ कि हम कोई केमिकल ना डालें। क्या करें, कोई केमिकल ना डालें, बिना केमिकल के करें। इसमें क्या होता है, ऑर्गेनिक फार्मिंग। ये क्या होता है, इसको कहते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग। जो ऑर्गेनिक फार्मिंग होता है, इसमें हम क्या करते हैं, केमिकल फ्री एग्रीकल्चर करते हैं। अपने ही खेत का क्या करें, गोबर का खाद डाल रहे हैं, उससे जो खेती कर रहे हैं उसको नाम देते हैं हम ऑर्गेनिक फार्मिंग। अगर हमारे खेत में बीड आ गया तो उसको हम मैनुअली निकाल रहे हैं, वहाँ पे किसी केमिकल का उपयोग नहीं करते हैं। यहाँ पे होता है क्या कि प्रोडक्शन जो हमारा होता है, प्रोडक्शन ये तो कम होता है। इसीलिए आप देखते होंगे जो मार्केट में ऑर्गेनिक फूड होते हैं वो काफ़ी महंगे होते हैं। आजकल जो हमारे सोसाइटी में क्या है कि ऑर्गेनिक फूड का चलन बहुत ज़्यादा हो गया। क्यों? क्योंकि ये केमिकल फ्री होता है, केमिकल फ्री है, और चूँकि इसका प्रोडक्शन बहुत कम है, ये बहुत कम प्रोड्यूस होता है, तो इसके लिए इसका जो प्राइस होता है बहुत ज़्यादा हाई होता है। ऑर्गेनिक फूड का प्राइस बहुत ज़्यादा हाई होता है बेस्ड ऑन बायो फर्टिलाइजेशन। इसमें हम बायो फर्टिलाइजेशन का, जैसे कि हो गया गाय का गोबर का खाद, या फिर आप लोग केंचुए का खाद, ये सारा उपयोग करते हैं। या फिर बायो पेस्टिसाइड। बायो पेस्टिसाइड मीन्स होता है कि हम ऐसे पेस्टिसाइड का उपयोग कर रहे हैं, जैसे कि फ्लाइज हो गए, कुछ फ्लाई ऐसे होते हैं जो इंसेक्ट को खाते हैं, उनका उपयोग करेंगे, जो इंसेक्ट को खा लेंगे। ये होता है ऑर्गेनिक फार्मिंग। पहला क्या होता है, एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर। इसमें प्रोडक्शन तो बहुत ज़्यादा होता है। जो एग्रोकेमिकल होता है इसमें प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा, लेकिन क्वालिटी क्या होती है, क्वालिटी ये कम होती है। लेकिन क्या होता है, जेनेटिक जो क्या होता है, ऑर्गेनिक फार्मिंग होता है। ऑर्गेनिक फार्मिंग में प्रोडक्शन कम होता है लेकिन इसकी क्वालिटी बढ़िया होती है। अब हमें क्या चाहिए, दोनों नहीं चाहिए। ना तो हमें ऐसा फूड चाहिए जिसकी क्वालिटी कम हो, ना ऐसा ही फूड चाहिए जिसका प्रोडक्शन कम हो। हमें एक ऐसा क्रॉप चाहिए जिसकी क्वालिटी भी बढ़िया हो और उसका प्रोडक्शन भी बढ़िया हो। उसके लिए क्या आता है, बायोटेक आता है। बायोटेक में थर्ड बेस एप्लीकेशन जो होता है हमारा, जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर। इसमें क्या होता है, हम एक ऐसे क्रॉप को बनाएंगे जिसके जेनेटिक्स में हम मॉडिफिकेशन करेंगे, किसके द्वारा, बायोटेक के द्वारा, और उसको हम उगाएंगे। वो क्या कहलाता है, जेनेटिकली इंजीनियर्ड बेस्ड क्रॉप होता है। अगर हम बात करें फॉर दिस डिजायर्ड जीन ट्रांसफर इन द प्लांट, इसमें हम क्या कहते हैं, अपने डिजायर्ड जीन को ट्रांसफर करते हैं प्लांट के अंदर। नाउ दिस प्लांट आर कॉल्ड जेनेटिकली मॉडिफाइड ट्रांसजेनिक प्लांट। इसको क्या कहते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड ट्रांसजेनिक प्लांट कहते हैं। ये जो जेनेटिकली मॉडिफाइड ट्रांसजेनिक प्लांट होता है, इसको हम नाम देते हैं टेलर इसको नाम देते हैं टेलर मेड प्लांट। टेलर मेड प्लांट क्यों नाम देते हैं, इसके अंदर हमने कुछ मॉडिफिकेशन किया है। जैसे कि टेलर होता है, हमारे कपड़े के अंदर मॉडिफाई करके एक अच्छा कपड़ा बना देता है, उसी तरीके से हम इस प्लांट के अंदर क्या करते हैं, मॉडिफिकेशन करते हैं। और इस मॉडिफिकेशन करके इस प्लांट को एक ऐसा प्लांट बनाते हैं, इस प्लांट को ऐसा प्लांट बनाते हैं जिससे हमें क्या हो, डिजायर्ड जीन प्राप्त हो, इसमें डिजायर्ड जीन पहुंच गया हो। जैसे कि ये कोई नॉर्मल प्लांट है, ये नॉर्मल प्लांट है। इसमें क्या होता है, अगर इसके ऊपर इंसेक्ट आएंगे तो इंसेक्ट से ये क्या हो जाएगा, इंसेक्ट इसको खा लेंगे। अब इसके अंदर कुछ हम ऐसे जीन को ट्रांसफ़र करेंगे जो अगर जीन, जैसे कि यहाँ पे कोई इंसेक्ट आया,
अब इंसेक्ट क्या करेगा, इसके पत्तियों पे बैठेगा, इसको खा जाएगा। अब यहाँ पे हम एक ऐसा जीन ट्रांसफ़र करेंगे जिससे कि अगर इंसेक्ट इस के पत्ती पे बैठे, इसके पत्ती को खाए, तो इंसेक्ट ही क्या हो जाए, ये इंसेक्ट ही मर जाए, इंसेक्ट ही क्या मर जाए। इसको कहते हैं इंसेक्ट रेजिस्टेंस जीन ट्रांसफ़र। अब ये जो प्लांट बना है, ये जो हमारा प्लांट बना है, इसको नाम देते हैं ट्रांसजेनिक प्लांट। ट्रांसजेनिक मतलब इसके अंदर हमने क्या ट्रांसफ़र किया, अपना डिजायर्ड जीन को ट्रांसफ़र किया, या फिर टेलर मेड प्लांट, इसको हम क्या किए, मॉडिफाई करके बनाए हैं। यही होता है जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर। यही आजकल यूज होता है। थोड़ा महंगा होता है लेकिन ये काफ़ी पावरफुल मेथड है किसको, क्रॉप को बनाने के लिए। अब इसका कौन कौन सा एप्लीकेशन है, इसको हमें पढ़ना है। अगर हम पहले एप्लीकेशन की बात करें, इनहेंस्ड न्यूट्रिशनल क्वालिटी वैल्यू ऑफ फूड, न्यूट्रिशनल क्वालिटी को बढ़ाने का भी काम करता है। कैसे करता है, विटामिन ए इन रिच्ड राइस, एक राइस होती है जिसको नाम देते हैं गोल्डन राइस। ये जो जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप होते हैं, इसका केवल एक मकसद नहीं होता कि हम क्या करें, इंसेक्ट रेजिस्टेंस प्लांट बनाए। इसके बहुत सारे एप्लीकेशन हैं। उसमें पहला एप्लीकेशन होता है ये न्यूट्रिशनल क्वालिटी को बढ़ाने का काम करता है। फॉर एग्जांपल गोल्डन राइस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये जो गोल्डन राइस का एग्जांपल है ना, लगभग 6 से 7 बार, जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाकर देखेंगे तो 6 से 7 बार आया हुआ ये क्वेश्चन है। गोल्डन राइस क्या करता है, गोल्डन राइस क्या इसमें पाया जाता है, गोल्डन राइस किसका एग्जाम्पल है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें क्या होता है, इन गोल्डन राइस सम जीन ऑफ डैफोडिल प्लांट एंड सम जीन ऑफ यूरिना बैक्टीरिया आर हैज बीन ट्रांसफर्ड। क्या होता है, जो हमारा नॉर्मल राइस प्लांट होता है, नॉर्मल राइस प्लांट जिसको हम आजकल खाते हैं वाइट राइस, इसके अंदर कोई भी ऐसा जीन नहीं होता जो कि विटामिन ए को प्रोड्यूस करे। हमारे जब कुछ सोसाइटी में क्या होता था कि देखा गया कि जो बच्चे होते हैं उनको विटामिन ए की कमी हो जाती थी, जिससे उनके आँख में प्रॉब्लम होता था। आपको पता है विटामिन ए की कमी से रेटिना होता है। तो उसके लिए क्या किया सरकार ने, एक ऐसे राइस को बनवाया, राइस में बीटा कैरोटीन के जीन को ट्रांसफ़र किया। ये जो बीटा कैरोटीन होता है क्या काम करता है, विटामिन ए को प्रोड्यूस करता है। विटामिन ए, नॉर्मल विटामिन ए किससे मिलता है, आपको पता है कैरेट से मिलता है, गाजर जो होता है उससे भी विटामिन ए मिलता है, लेकिन वो सबको नहीं अवेलेबल हो पाता। अब एक बीटा कैरोटीन क्या हुआ, किसके जीन में ट्रांसफ़र कर दिया, राइस के जीन में ट्रांसफ़र कर दिया, राइस में ट्रांसफ़र कर दिया बीटा कैरोटीन के जीन को। अब यहाँ से जो राइस प्रोड्यूस होगी, इस राइस को नाम देते हैं गोल्डन राइस। इसके अंदर क्या होता है, बीटा कैरोटीन का जीन प्रेजेंट है, बीटा। अभी बीटा कैरोटीन जो राइस खाएगा, ये राइस जो होता है ब्राउन राइस, गोल्डन राइस, इसको जो खाएंगे उनके अंदर क्या चला जाएगा, बीटा कैरोटीन चला जाएगा। और बीटा कैरोटीन किसका प्रोडक्शन करेगा, विटामिन ए का, विटामिन ए का प्रोडक्शन करेगा। तो किसका हमें क्या किया, इसकी न्यूट्रिशनल क्वालिटी बढ़ा दिए। पहले इसमें नॉर्मल राइस था, कुछ नहीं था, अब इसमें हमने क्या किया, बीटा कैरोटीन के जीन को ट्रांसफ़र किया, क्या बना दिए, गोल्डन राइस। गोल्डन राइस को जब हम खाएंगे बीटा कैरोटीन हमारे अंदर जाएगा और हमारे अंदर क्या हो जाएगा, विटामिन ए की प्रोडक्शन होगा। और जब विटामिन ए हमारे अंदर बढ़ जाएगा तो क्या, जो हमें क्या है रेटिना की प्रॉब्लम है वो सही हो जाएगी। दिस जीन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ बीटा कैरोटीन, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, बीटा कैरोटीन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो हमने क्या देखा, सबसे पहला एग्जांपल गोल्डन राइस। गोल्डन राइस में क्या कहते हैं, हम बीटा कैरोटीन के जीन को ट्रांसफ़र करते हैं। नेक्स्ट बात आता है, नेक्स्ट एप्लीकेशन की बात करें, फ्लेवर सेवर टोमेटो टू रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्ट लॉस। इसमें क्या होता है, इसका एग्जांपल होता है फ्लेवर सेवर टमाटो। इसमें हम क्या करते हैं कि जो हमारा नॉर्मल टमाटर का प्लांट होता है, टमाटो का प्लांट होता है, उससे हमने क्या किया, हमारा टोमेटो क्या हुआ, राइप हुआ, इस टोमेटो को हमने तोड़ा
और ये टोमेटो को हम मार्केट में ले जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 दिन, ये सही रहेगा। उसके बाद जो हमारा टमाटो होता है ये खराब हो जाता है, सड़ जाता है। क्यों? क्योंकि राइप बहुत ज़्यादा हो जाता है, बहुत ज़्यादा पक जाता है। अब राइप को बचाने के लिए अगर हमें क्या करना है, इसको ज़्यादा दिन तक रखना है, तो इसके लिए अंदर कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे कि जो फ्लेवर सेवर टमाटो है, ये जो टमाटो है ये जल्दी राइप ना हो, जल्दी ना पके। अगर जल्दी नहीं पकेगा तो ज़्यादा दिन तक रहेगा, और ज़्यादा दिन तक रहेगा तो जो हमारा फार्मर है उसको ज़्यादा लाभ होगा। आप अभी देखे होंगे कि आपके सोसाइटी में क्या था, अचानक से टमाटो का दाम बढ़ गया था, टमाटो का प्राइस बढ़ गया था। क्यों बढ़ गया था? कुछ जिन फार्मर के पास क्या थे, टमाटो थे। अब टमाटो में क्या हुआ, उनका टमाटर अचानक से पक गया, पूरा टमाटर राइप हो गया। अब जब टमाटर अचानक से राइप हो जाएगा तो हमारी सोसाइटी में टमाटर तो बढ़ गया, लेकिन डिमांड तो उतनी है। अब उन किसान को क्या करना पड़ेगा, ये रख तो सकते नहीं, इसको क्या करना पड़ा, उनको फेंकना पड़ा। और जब टमाटर को फेंकना पड़ा तो किसान के पास टमाटर ख़त्म हो गए। अब जब टमाटर ख़त्म हो गए तो हमारी सोसाइटी में क्या हो गया, टमाटर की कमी और प्राइस अपने आप बढ़ गया। अगर क्या होता है, ये टमाटर को, जो टमाटर आज हमने तोड़ा है 10 से 15 दिन रख सकते थे, तो किसानों का क्या होता है, वो टमाटर किसान 10 से 15 दिन रख सकते थे। जब 10 से 15 दिन रहेंगे तो टमाटर क्या हो जाएगा, हमारे पास अवेलेबल रहेगा, उसकी प्राइस नहीं बढ़ेगी। उस समस्या को सॉल्व करने के लिए क्या आया, फ्लेवर सेवर टमाटो। इसमें क्या होता था, हम एक जीन ट्रांसफ़र करते थे। जो जीन क्या काम करता था, जो जी हमारा प्रोटीन है इस टमाटर को राइप करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उस प्रोटीन को ही नहीं बनने देता था। जब प्रोटीन ही नहीं बनेगा तो टमाटर क्या होगा, ये पकेगा नहीं। टमाटर जब नहीं पकेगा बहुत ज़्यादा तो क्या होगा कि ये ज़्यादा लंबे समय तक चलता था। यही होता है फ्लेवर सेवर टमाटो। किसके लिए? टू रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्ट लॉस। अब ये कैसे करता है इसको समझते हैं। जो हमारा टमाटर होता है उसके अंदर क्या होता है, एक जीन होता है, वो क्या बना, जीन है ये बनाया जो जिसके लिए, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, राइपनिंग के लिए। राइपनिंग में क्या होता है कि एक जीन है, जीन ने क्या बनाया, आपको पता है जीन में 2 स्टैंड होते हैं, सेंस और एंटीसेंस। प्रोटीन कौन, आरएनए कौन बनाता है, एंटीसेंस वाला जो स्टैंड है वो क्या बनाता है, एमआरएनए बनाता है। एमआरएनए जो बनेगा यहाँ से फिर क्या बना, प्रोटीन बना। प्रोटीन क्या बना होता है, यही राइपनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। राइपनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जब यहाँ प्रोटीन बनेगा तो फ्रूट क्या हो जाएगा, राइप हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक ऐसा आर्टिफिशियल जीन लेते हैं, आर्टिफिशियल जीन लेते हैं। इस आर्टिफिशियल को क्या करते हैं, जैसे ये जीन है जो किसके लिए, फ्रूट राइपनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसके जस्ट अपोजिट जीन लेते हैं। इसमें अपोजिट जीन लिए, अब यहाँ पे जो एंटीसेंस स्टैंड है वो क्या बनाएगा, हमारा एमआरएनए बनाएगा। एमआरएनए क्या होगा, ये जो एमआरएनए है इस वाले एमआरएनए के क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। ये दोनों जाके आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। जब ये डबल स्टैंड एमआरएनए होता है ये, तो क्या होता है, आगे जाके प्रोटीन नहीं बना पाता। जब प्रोटीन नहीं बनेगा तो हमारा पॉलीथाइलिन ग्लाइकॉल जो है वो नहीं बन पाएगा। जब पॉलीथाइलिन ग्लाइकॉल नहीं बनेगा तो ये क्या होगा, फ्रूट को पकाएगा नहीं। ऐसे बहुत सारे जीन होते हैं। कुछ जीन का साइलेंसिंग हो जाता है, जैसे कि एक सेल है, एक टमाटर एक सेल है, इसके अंदर बहुत सारे सेंस है, बहुत सारे एंटीसेंस, बहुत सारे हैं। तो कुछ का क्या हो गया, उसका जीन साइलेंसिंग हो गया। जब जीन साइलेंसिंग हो जाएगा तो उसमें बहुत ज़्यादा क्या होगा, पॉलीथाइलिन ग्लाइकॉल नहीं बनेगा। जब नहीं बनेगा तो टमाटर क्या होगा, ज़्यादा लंबे समय तक चलेगा। इसको बोलते हैं जीन साइलेंसिंग। दिस ट्रांसजेनिक टोमेटो हैज लॉन्गर सेल्फ लाइफ। इसमें क्या होता है, लॉन्गर सेल्फ लाइफ होता है। जो टमाटर पहले 2 दिन में पक जाते थे ये अब 10 से 15 दिन तक चलते हैं। डिले फ्रूट राइपनिंग, इसमें क्या होता है, राइपनिंग को डिले कर दिया जाता है। इट डेवलप्ड बाई एंटीसेंस टेक्नोलॉजी। इसको किससे डेवलप करते हैं, एंटीसेंस टेक्नोलॉजी को। एंटीसेंस टेक्नोलॉजी क्या होता है कि इसमें जो जीन है उसका हम आर्टिफिशियल लेते हैं, इसको अपोजिट करके बनाते हैं और
उससे ये mRNA जो बनता है ये पहले वाले जो नेचुरल होता है उसका कंप्लीमेंट्री होता है, दोनों स्टैंड आपस में जुड़ जाते हैं, डबल स्टैंड आरएनए बनता है। जब डबल स्टैंड आरएनए बन जाएगा तो ये आगे प्रोटीन नहीं बना पाएगा। इसको कहते हैं एंटीसेंस टेक्नोलॉजी। दिस टेक्निक इज द एक्टिवली पॉलीग्लाइकोनेंस एंजाइम इन द इज इनहिबिटेड। इससे क्या होता है, जो हमारा पॉलीसाइलिन ग्लाइकोनेंस है एंजाइम है, पीजी है, ये पीजी एंजाइम जो है जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, फूड राइपनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उसको इनहिबिट कर देता है। दिस एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर राइपनिंग ऑफ फ्रूट डिजॉल्व पेक्टिन। क्या करता है, पेक्टिन को डिजॉल्व कर देता है। जैसे आपको पता है जो हमारे फ्रूट होते हैं, फ्रूट के सेल में यहाँ पे सेल वॉल के बीच में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल के बीच में पेक्टिन होता है। जब पेक्टिन को डिजॉल्व कर देगा तो ये सेल वॉल भी क्या होता है, डिजॉल्व होने लगता है, तो फ्रूट क्या हो जाता है, पक जाता है। यही होता है फ्लेवर सेवर टमाटो। नेक्स्ट एप्लीकेशन की बात करें अगर हम, इंक्रीज टॉलरेंस अगेंस्ट एबायोटिक स्ट्रेस। एबायोटिक स्ट्रेस के अगेंस्ट क्या करता है, टॉलरेंस भी बढ़ाने का काम हम करते हैं बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू। अब कैसे करते हैं, यहाँ पे कोई कॉर्न का प्लांट है, ये क्या होगा कि नॉर्मल कंडीशन में तो उगता है, लेकिन अगर क्या हो कि सूखा पड़ जाए, ड्राउट बढ़ जाए तो क्या हो जाएगा, सूख जाएगा, उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस नहीं है। अब हम क्या करेंगे, एक ऐसे प्लांट को लेंगे जो सूखे में उगता है, जो ड्राई कंडीशन में उगता है, वहाँ से हमें जो ड्राउट रेजिस्टेंस जीन है उसको निकालेंगे और इस जो हमारा कॉर्न का प्लांट है इसके अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे। जब इसके अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे तो इसके अंदर भी क्या आ गया, ड्राउट के अगेंस्ट रेजिस्टेंस आ जाएगा। अब जब ड्राउट के अगेंस्ट रेजिस्टेंस आ गया, अब इसको हम क्या कर सकते हैं, ड्राई कंडीशन में उगा सकते हैं। ये क्या होता है, एबायोटिक स्ट्रेस लाइक कोल्ड में भी, कोल्ड जो प्लांट क्या कर रहे हैं, कोल्ड में उग रहे हैं उसको उगा सकते हैं, या फिर नॉर्मल प्लांट को हम ड्राउट रेजिस्टेंस बना सकते हैं, या फिर सॉल्ट रेजिस्टेंस, हीट रेजिस्टेंस। ये हम क्या कैसे बनाते हैं, बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू बनाते हैं। इसमें अगर हमें जिसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस बनाना है उसका जीन ट्रांसफ़र करेंगे। ये क्या होता है, ये बायोटिक स्ट्रेस के अगेंस्ट हम प्लांट बनाते हैं। नेक्स्ट एप्लीकेशन की बात करें, टू प्रोड्यूस बायोफार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। हमें यहाँ से कुछ बायोफार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट को भी प्राप्त करते हैं। बायोफार्मास्यूटिकल क्या होता है, जो हमारे मेडिसिन के अंदर यूज होता है। अब ये क्या होता है, इसमें प्रोडक्शन ऑफ हिरुडिन सीड्स ऑफ ट्रांसजेनिक ब्रेसिका नेपस। हम क्या करते हैं, हिरुडिन को निकालते हैं किससे, ब्रेसिका नेपस प्लांट से निकालते हैं। ये क्या होता है, एक ब्रेसिका जो प्लांट होता है, ब्रेसिका प्लांट, ये नॉर्मल ब्रेसिका प्लांट है, नॉर्मल ब्रेसिका प्लांट है। इसके अंदर जो सीड होता है, सीड से ऑयल निकला है, इसमें कुछ नहीं होता है। लेकिन जो ब्रेसिका नेपस होता है उसके अंदर हिरुडीन प्रेजेंट होता है। हिरुडीन आपको पता है एंटी कोगुलेंट एजेंट है, एंटी कोगुलेंट है, हमारे ब्लड को कोगुलेट नहीं होने देता है। इसमें हम क्या करते हैं, हिरुडीन के जीन को ट्रांसफ़र करते हैं। हिरुडीन के जीन को ट्रांसफ़र करें ब्रेसिका प्लांट के अंदर, सिंथेटिक जीन होता है ये, इसके अंदर ट्रांसफ़र करें। अब यहाँ से जो इसका फ्रूट बना, फ्रूट से हम क्या करेंगे, ऑयल निकालेंगे। उस ऑयल से हम क्या करेंगे, हिरुडीन को प्योरीफाई करके अलग कर लेंगे। वो क्या हो जाएगा, बायोफार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट हो जाएगा। नॉर्मल है क्या है, ब्रेसिका प्लांट है, उसके अंदर कोई हिरुडीन प्रेजेंट नहीं होता पहले से। हमने क्या किया, हिरुडीन के जीन को बनाया, उसको ब्रेसिका प्लांट के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया। अब ये जो ब्रेसिका प्लांट है, ये जो फूड प्रोड्यूस करेगा, ये जो सीड प्रोड्यूस करेगा, उस सीड से हम ऑयल निकालेंगे। जब ऑयल को निकालेंगे उसके अंदर क्या रहेगा, हिरुडीन हमारा प्रेजेंट रहेगा। उसको हम प्योरीफाई करके अलग कर लेंगे और उसको क्या करेंगे, बायोफार्मास्यूटिकल के रूप में यूज करेंगे। हिरुडीन क्या होता है, एंटी कोगुलेंट एजेंट होता है। नेक्स्ट एप्लीकेशन की बात करें, टू प्रोड्यूस बीडीसाइड हर्बिसाइड रेजिस्टेंस प्लांट। हमें क्या है, इससे क्या बना सकते हैं, बीडीसाइड और हर्बिसाइड रेजिस्टेंस प्लांट बना सकते हैं। इसमें क्या होता है, एक क्रॉप फील्ड है, क्रॉप फील्ड के अंदर क्या होता है, जब हम क्रॉप को डालते हैं उसके साथ है कुछ बीड प्लांट भी चले आते हैं। बीड प्लांट ऐसे अनवांटेड प्लांट होते हैं जो हमारे क्रॉप के साथ उग जाते हैं। हमारे क्रॉप फील्ड में क्या होते हैं,
उग जाते हैं, उनको नाम देते हैं वीड। तो क्या मान लें क्या है, वीट का प्लांट है, वीट का फील्ड है, इसमें बहुत सारे वीड प्लांट उग गए। अब इसको हमारे पास है हटाने के दो तरीका है। या तो हम क्या करें, इस वीड प्लांट, इस क्रॉप में क्या करें, हम पेस्टिसाइड का और बीडीसाइड का क्या करें, छिड़काव कर दें, केमिकल डाल दें। तो उसके साथ क्या होगा, अगर हम केमिकल डाल देंगे तो हमारे यहाँ बीड के साथ साथ एक केमिकल है। अब केमिकल तो किस पे एक्ट करेगा, प्लांट के ऊपर एक्ट करेगा। तो क्या करेगा, जो हमारा केमिकल है वो हमारे क्रॉप फील्ड को भी ख़त्म कर देगा, हमारे वीट को भी क्या करेगा, नुकसान पहुंचाएगा। और साथ में क्या करेगा, इस जो बीड है, बीड को भी नुकसान पहुंचाएगा। हमें क्या करना है, केवल बीड को ख़त्म करना है। लेकिन उसके साथ साथ क्या होगा, हमारा जो बीट का प्लांट है या फिर कोई भी क्रॉप है वो भी ख़त्म हो जाएगी। ये तो हमें नहीं करना है। अब हम क्या करेंगे, या फिर हम क्या कर सकते हैं, एक मैनुअली लेके आदमी लगा के, आदमी जो है एक एक बीड प्लांट को निकाले। ये भी नहीं पॉसिबल है, अगर बहुत ज़्यादा बड़ा क्रॉप फील्ड है तो कितना आदमी निकालेगा, उसके लिए बहुत सारे आदमी जो, तो ये मैनुअली पॉसिबल नहीं है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, हम एक ऐसा क्रॉप बनाते हैं, एक ऐसा बीज बनाते हैं जिसके अंदर क्या हो, कि जो बीडी साइट हम डालेंगे उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस हो। वहाँ पे क्या करेंगे, एक ऐसा क्रॉप बनाएंगे जिसके अंदर वीड के अगेंस्ट क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। जब इसके अंदर हम क्या डालेंगे, बीडी साइड डालेंगे, तो हमारा जो क्रॉप है इसके ऊपर तो कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, लेकिन जो वीड है ये मर जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। हम ऐसा प्लांट बनाएंगे, क्या होगा, जो बीडी साइड के अगेंस्ट रेजिस्टेंस होगा, अगर हम उसके ऊपर बीडी साइड डाल रहे हैं तो उस प्लांट को कुछ नहीं होगा, लेकिन जो हमारा वीड है ये क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। हमें यही तो करना था, जो हमारा बीड है ये भी खत्म हो जाए और हमारा फसल भी बचा रहे। कैसे करते हैं, यहाँ पे ग्लाइकोफॉस्फेट लेते हैं। ग्लाइकोफॉस्फेट क्या होता है, बीडी साइड होता है, रेजिस्टेंस प्लांट है बीन डेवलप। यहाँ पे क्या करते हैं, ग्लाइकोफॉस्फेट के अगेंस्ट ऐसा प्लांट डेवलप करते हैं जो ग्लाइकोफॉस्फेट के अगेंस्ट क्या हो, रेजिस्टेंस हो। ग्लाइकोफॉस्फेट क्या होता है, एक तरह का बीडीसाइड होता है। यहाँ पे ये नाम पूछा जाता है कि कौन सा बीडीसाइड, ग्लाइकोफॉस्फेट, ये नाम पूछा जाता है कई बार। ये तो हो गया टू प्रोड्यूस बीडीसाइड। अभी तक हमने कौन कौन सा एप्लीकेशन देख लिया। सबसे पहले हमने देखा गोल्डन राइस, फिर हमने देखा फ्लेवर सेवर टमाटो, फिर हमने देखा ब्रॉड रेजिस्टेंस जो एबायोटिक रेजिस्टेंस के अगेंस्ट प्लांट थे, फिर हमने देखा बीडीसाइड, और हमने देखा बायो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। अब नेक्स्ट एप्लीकेशन की बात करें, इस सारे एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई बार केवल एग्जाम में क्या आता है, एप्लीकेशन आता है, उसका एग्जाम्पल आता है, नाम पूछा जाता है कि इस एप्लीकेशन का कौन सा है एग्जाम्पल है। नेक्स्ट हम बात करें पेस्ट रेजिस्टेंस क्रॉप। हम यहाँ पे पेस्ट रेजिस्टेंस क्रॉप बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, पेस्ट रेजिस्टेंस क्रॉप प्लांट इंक्रीज यील्ड एंड रिड्यूस रिलायंस डिपेंडेंट ऑन द केमिकल पेस्टिसाइड। हम यहाँ पे एक ऐसा क्रॉप बनाएंगे जो क्या करेगा, प्लांट के यील्ड को भी बढ़ाएगा और हमारा जो केमिकल के अगेंस्ट क्या है, केमिकल का प्रोडक्शन यूज है उसको भी कम करेगा, केमिकल के ऊपर जो डिपेंडेंसी है उसको भी कम करेगा। दो तरीके के प्लांट होते हैं, इंसेक्ट रेजिस्टेंस प्लांट और निमेटोड रेजिस्टेंस प्लांट। यहाँ पे क्या होता है, मान ले रहे हैं ये कोई क्रॉप है, क्या है, क्रॉप है। इस क्रॉप के ऊपर क्या हो गया, इंसेक्ट लग गए। इस क्रॉप के ऊपर क्या लग गए, इंसेक्ट लग गए। अब इंसेक्ट को हटाने का हमारे पास दो तरीका है, या तो हम क्या करें, केमिकल डाल दें, केमिकल डाले इंसेक्ट मर गया, एक तरीका ये है। लेकिन इससे क्या होगा कि जो केमिकल जाएगा ये प्लांट के ऊपर भी जाएगा, इस प्लांट से जो फूड प्राप्त होगा उस फूड के अंदर भी जाएगा। जब फूड के अंदर जाएगा, वो फूड अगर हम कंज्यूम करेंगे तो हमारे अंदर भी वो केमिकल चला जाएगा, हमारे अंदर क्या करेगा, नुकसान करेगा। और क्या तरीका हो सकता है, एक ऐसा हम प्लांट बनाएं, एक ऐसा प्लांट बनाएं, एक ऐसा प्लांट बनाएं एक ऐसा प्लांट बनाएं जो क्या करे, इसके ऊपर जो क्या आ रहे हैं, इंसेक्ट आ रहे हैं,
इसके ऊपर जो इंसेक्ट आ रहे हैं, पेस्ट आ रहे हैं, वो आए और इसको खाकर ही मर जाएं, या फिर आए ही ना, इस प्लांट के पास इंसेक्ट आए ही ना, या फिर आए तो इसको खाकर ही मर जाएं। उनके ऊपर हमें क्या करना पड़े, केमिकल का छिड़काव ना करना पड़े। ये होता है पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट। क्या कर रहा है, पेस्ट का गए रेजिस्टेंस शो कर रहा है। कैसे शो कर रहा है, या तो आ ही नहीं रहे कि जो पेस्ट हैं आ ही नहीं रहे, या फिर अगर आ रहे हैं तो इसको खाकर ही क्या हो जा रहे हैं, मर जा रहे हैं। इनका आगे क्या हो रहा है, प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। इसका पहला एग्जाम्पल है इंसेक्ट रेजिस्टेंस प्लांट। इंसेक्ट रेजिस्टेंस प्लांट की बात करें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसमें जो इंसेक्ट रेजिस्टेंस प्लांट का एग्जाम्पल है बीटी प्लांट। क्रॉप इज बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ इंसेक्ट रेजिस्टेंस प्लांट। जो बीटी प्लांट होता है, बैसिलस thuringiensis प्लांट, एक किसका एग्जाम्पल है, इंसेक्ट रेजिस्टेंस प्लांट का बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। हमारे एनसीईआरटी में बहुत डिटेल में दिया हुआ है। इन बीटी प्लांट ए स्पेशल क्राइजीन बैसिलस thuringiensis या फिर बीटी शॉर्ट एग्जाम्पल बैक्टीरिया हैज बीन ट्रांसफर्ड। क्या होता है, हम बीटी प्लांट में एक जीन को ट्रांसफर करते हैं जिसका नाम होता है क्राइजीन। एक किससे मिलता है, बैसिलस thuringiensis बैक्टीरिया से मिलता है। बैसिलस thuringiensis का शॉर्ट फॉर्म होता है बीटी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बैसिलस thuringiensis एग्जाम्पल किसका होता है, बैसिलस thuringiensis एग्जाम्पल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। बैसिलस thuringiensis पूछा गया है कि बीटी का फुल फॉर्म क्या होता है, बैसिलस thuringiensis। बैसिलस thuringiensis क्या होता है, एक तरह का बैक्टीरिया है, उसके अंदर क्राइजीन प्रेजेंट होता है। ये जो क्राइजीन होता है ये टॉक्सिक होता है इंसेक्ट के लिए। जब क्या करते हैं, इंसेक्ट इस क्राइजीन को खाते हैं, क्राइजीन को, तो क्या हो जाता है, वो मर जाते हैं। अब कैसे करते हैं, इसको हम आगे पढ़ेंगे अभी। क्राइजीन प्रोड्यूस इंसेक्टिसाइड, क्या काम करता है, इंसेक्टिसाइडल टॉक्सिन विच किल इंसेक्ट ऑफ 3 ऑर्डर। क्या करते हैं, ये सभी को नहीं किल करता है, 3 ऑर्डर के इंसेक्टिसाइड को किल करता है। एग्जाम्पल लेपिडोप्टेरन्स, इसमें आता है टोबैको वुडवर्म, आर्मी वर्म, कॉटन बुलवर्म। कौन कौन सा, लेपिडोप्टेरन्स, इसका एग्जाम्पल आता है टोबैको वुडवर्म, आर्मी वर्म और कॉटन बुलवर्म और कॉर्न बोरर। ये सारे इंसेक्ट को मारने का काम कौन करता है, क्राइजीन। क्राइजीन क्या होता है, स्पेसिफिक होता है, सबको नहीं मारता है, केवल 3 ऑर्डर के इंसेक्ट को मारता है। किसके किसके, लेपिडोप्टेरन्स। लेपिडोप्टेरन्स की अगर हम एग्जाम्पल बात करें, किसमें कौन कौन से इंसेक्ट आते हैं, टोबैको वुडवर्म आता है, आर्मी वर्म आता है, कॉटन बुलवर्म आता है और कॉर्न बोरर आता है। ये आपको रखना है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट बात करें डिप्टेरन्स। डिप्टेरन्स की बात करें, फ्लाइज और मॉस्किटो आते हैं और कोलियोप्टेरन्स बीटल आते हैं। कोलियोप्टेरन्स, बीटल, डिप्टेरन्स, फ्लाइज और मॉस्किटो, 3 ऑर्डर के आते हैं। कौन कौन से, डिप्टेरन्स, कोलियोप्टेरन्स और लेपिडोप्टेरन्स। एग्जाम्पल की बात करें, लेपिडोप्टेरन्स, टोबैको वुडवर्म, आर्मी वर्म, कॉटन वर्म और कॉर्न बोरर। इसको हम आगे क्या करेंगे, इसका ट्रिक लिखवा देंगे, आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगा। ये क्या होते हैं, इंसेक्टिसाइडल प्लांट होते हैं, किसके अगेंस्ट, क्राइजीन, तो बैसिलस thuringiensis के अगेंस्ट। अब कैसे क्राइजीन काम करता है इसको समझें। ये क्या है, बैसिलस thuringiensis बैक्टीरिया है। इस बैसिलस thuringiensis बैक्टीरिया के अंदर एक जीन प्रेजेंट होता है जिसको नाम देते हैं क्राइजीन, CRY, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्राइजीन। एक क्राइजीन क्या करेगा, आरएनए बनाएगा। जीन से क्या बनेगा, डीएनए से आरएनए बनेगा। आरएनए से यहाँ पे एक प्रोटीन बनता है, प्रोटीन को नाम देते हैं क्रिस्टलाइन प्रोटीन। एक क्रिस्टलाइन प्रोटीन क्या काम करता है, दिस क्रिस्टलाइन प्रोटीन कंटेन इनएक्टिव टॉक्सिन कॉल्ड प्रोटॉक्सिन। एक टॉक्सिन को बनाता है, जो हमारा क्रिस्टलाइन प्रोटीन होता है, एक इनएक्टिव टॉक्सिन को बनाता है। जो प्रोटीन है इनएक्टिव टॉक्सिन में के रूप में प्रेजेंट होता है, ये एक इनएक्टिव रूप में प्रेजेंट होता है, ये बॉक्स के रूप में प्रेजेंट होता है। इसको नाम देते हैं इनएक्टिव
इनएक्टिव इंसेक्टिसाइडल टॉक्सिन। इनएक्टिव इंसेक्टिसाइडल टॉक्सिन, ये जब इनएक्टिव इंसेक्टिसाइडल टॉक्सिन क्या होता है, किसी भी इंसेक्ट के अंदर जाता है, इंसेक्ट के अंदर जाएगा, उसको पीएच क्या होता है, मिड गट में जाएगा, वहाँ पे दिस टॉक्सिन एक्टिवेटेड एट एल्कलाइन पीएच। अब ये इसको क्या किया, हमने किसमें ट्रांसफ़र कर दिया, किसी प्लांट के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया। यहाँ पे हमारा क्या है, ये क्रिस्टलाइन प्रोटीन है, ये किस में बंद है, एक बॉक्स के अंदर बंद है, ये बॉक्स के अंदर बंद है। अगर इसे हमें एक्टिवेट करना है तो पहले क्या होगा, इस बॉक्स को हटाना पड़ेगा। अब इस बॉक्स को क्या करते हैं, ये बॉक्स तब हटेगा जब इसको एल्कलाइन पीएच मिलेगा, बेसिक पीएच मिलेगा, तब ये बॉक्स क्या हो जाता है, हट जाता है। अभी जब बॉक्स हट जाएगा तो क्या हो जाएगा, जो हमारा टॉक्सिन है, ये टॉक्सिन है, क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। ये पहले इनएक्टिव है, इसको नाम देते हैं प्रोटॉक्सिन। अब ये अगर इसको एल्कलाइन पीएच मिल गया, एल्कलाइन पीएच, एल्कलाइन पीएच पे क्या हो जाता है, जो बॉक्स है ये हट जाता है और क्या हो जाता है, ये एक्टिव बन जाता है। यही होता है इसका मेथड। दिस टॉक्सिन एक्टिवेटेड एट एल्कलाइन पीएच पे, किस पे एक्टिवेट हो जाते हैं, एल्कलाइन पीएच पे एक्टिवेट हो जाते हैं। अब इसका कैसे हम उपयोग करते हैं, इसको समझें। यहाँ पे हमने क्या लिया, बैसिलस थुरिंजेंसिस बैक्टीरिया को लिया, यहाँ से हमने क्या निकाला, क्राइजीन को निकाला। अब ये क्राइजीन क्या करेगा, हमारा इनएक्टिव टॉक्सिन को बनाएगा, इनएक्टिव टॉक्सिन को बनाएगा। अब इनएक्टिव टॉक्सिन हमने क्या किया, हमने जीन को लिया, किस में ट्रांसफ़र कर दिया, प्लांट के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया। अब प्लांट के अंदर एक क्या करेगा, क्राइजीन बनाएगा, क्राइजीन है प्रोटीन, आरएनए बनाएगा, आरएनए से प्रोटीन बनाएगा। अभी इसके जो प्लांट हैं, इसके लिप्स पे हमारा इनएक्टिव टॉक्सिन इस रूप में प्रेजेंट है। हमारा जो इनएक्टिव टॉक्सिन है, प्रोटॉक्सिन है, इसके प्लांट के लिप्स में प्रेजेंट है। अब इंसेक्ट आया, इंसेक्ट क्या किया, यहाँ पे क्या है, हमारा इनएक्टिव टॉक्सिन प्रेजेंट है। इंसेक्ट आया, इस प्लांट के लिप्स को खाएगा, जब प्लांट के लिप्स को खाएगा उसके साथ क्या चला जाएगा, ये टॉक्सिन भी चला जाएगा। आपको पता होगा जो बैक्टीरिया, जो इंसेक्ट होते हैं, जो इंसेक्ट होते हैं, इंसेक्ट जो होते हैं, उनके अंदर जो इनका बॉडी होता है, बॉडी, उनकी बॉडी जो होती है, उनका जो मिड गट होता है, ये क्या है, कोई इंसेक्ट है, इंसेक्ट ने क्या किया, हमारे प्रोटॉक्सिन को खाया। प्रोटॉक्सिन को खाएंगे, इनका जो गट होता है ये एल्कलाइन होता है, एल्कलाइन होता है। मिड गट जो होता है, इसको नाम देते हैं मिड गट। जो इनका मिड गट होता है एल्कलाइन होता है। अब ये टॉक्सिन क्या जाएगा, प्रोटॉक्सिन अंदर जाएगा, जब अंदर जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है और किस में कन्वर्ट हो जाता है, टॉक्सिन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। जब टॉक्सिन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, इसने क्या किया, खाया और ये इसके मिड गट में गया प्रोटॉक्सिन, वहाँ पे क्या हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है और किस में कन्वर्ट हो जाता है, टॉक्सिन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। जब टॉक्सिन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा तो क्या काम करेगा, इसकी जो बॉडी है, ये हमारी एपिथेलियम वॉल है, इसकी जो बॉडी का एपिथेलियम वॉल है, इसके अंदर क्या कर देता है, ये पोर क्रिएट कर देता है, इसके अंदर पोर क्रिएट कर देता है, छोटे छोटे पोर क्रिएट कर देगा इसके एपिथेलियम वॉल के अंदर। ये टॉक्सिन क्या करता है, इंसेक्ट के एपिथेलियम वॉल के अंदर पोर क्रिएट कर देगा। जैसे ही पोर क्रिएट कर देगा, ये जो हमारा इंसेक्ट है ये मर जाएगा। इंसेक्ट क्या हो गया, मर गया। ये इस तरीके से काम करता है। हमने क्या किया, बीटी टॉक्सिन को लिया, बैसिलस थुरिंजेंसिस को लिया, उसके क्राइजीन को निकाला, प्लांट के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया। प्लांट के अंदर ट्रांसफ़र करेंगे, इंसेक्ट आया, इसके प्लांट को खाया। जैसे प्लांट को खाएगा, इसके अंदर क्या जाएगा, हमारा बीटी टॉक्सिन जो है
वो चला जाएगा, वो जो बीटी टॉक्सिन जाएगा पहले प्रोएक्टिव फॉर्म में था और इनएक्टिव फॉर्म में था, अब क्या हो जाएगा एक्टिव फॉर्म में जाएगा। जब एक्टिव फॉर्म में हो जाएगा हमारे उसके इंसेक्ट के क्या होता है मिड गट में एल्कलाइन पीएच होता है, एक्टिव हो जाएगा और उसके इथीलियम वॉल में पोर क्रिएट कर देगा और वो इंसेक्ट क्या हो जाएगा मर जाएगा। ऐसे क्या काम करता है, इस तरीके से इंसेक्ट रेजिस्टेंस प्लांट काम करते हैं। अगर हम बात करें वंस एन इंसेक्ट ingest the inactive toxin, the alkaline pH of midgut of the insect crystalline protein is dissolved and toxin is activated। हमने क्या बात किया था, जो पहले प्रोटॉक्सिन था वो क्या होता था एक बॉक्स के अंदर प्रेजेंट होता था, अब जब हम उसको इंसेक्ट क्या होगा खा लेगा, इंसेक्ट के गट में अल्कलाइन पीएच होता है, बेसिक पीएच होता है, वहाँ पे उसका जो बॉक्स है वो गल जाएगा, वो क्या हो जाएगा एक्टिवेट हो जाएगा टॉक्सिन। एक्टिवेटेड टॉक्सिन बाइंड द सरफेस ऑफ मिडगट, मिडगट के सरफेस से बाइंड हो जाता है और उसमें भी किस पे एपिथेलियल सेल से बाइंड हो जाता है और एपिथेलियल सेल में क्या कर देता है पोर क्रिएट कर देता है। नाउ दिस टॉक्सिन क्रिएट पोर दैट काज सेल स्वेलिंग एंड लाइसिस एंड इवेंचुअली काज डेथ ऑफ द इंसेक्ट। क्या करता है वहाँ पोर क्रिएट किया, इंसेक्ट के अंदर क्या हो जाता है स्वेलिंग हो जाती है और वो मर जाता है। ये तो हो गया हमारा इंसेक्ट रेजिस्टेंस प्लांट की। अब यहाँ पे क्या हो गया इंसेक्ट रेजिस्टेंस प्लांट तो बन गया, अभी हो सकता है इस प्लांट को कोई काऊ खा ले या फिर कोई और जानवर खा ले या हम खुद ही ह्यूमन खुद खा ले, तो क्या हो सकता है ये टॉक्सिन तो हमारे अंदर भी चला जाएगा, हमारे अंदर हमारे गट में भी क्या है कहीं ना कहीं कभी ना कभी एल्कलाइन पीएच मिलेगा, हम तो ये टॉक्सिन हमारे अंदर भी क्या हो जाएगा एक्टिवेट हो जाएगा। अगर हमारे अंदर भी एक्टिवेट हो तो हमारे अंदर भी क्या है नुकसान पहुंचा सकता है। इसको कंट्रोल करने के लिए कि कौन सा प्रोटीन है नुकसान पहुंचा रहा है नहीं पहुंचा रहा है, किसको यूज के लिए है किसके यूज के लिए नहीं है, इसके लिए इंडिया में एक संस्था बनाई गई जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। यही क्या काम करती है इंडिया में जो हमारा बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट है इसको कंट्रोल करने का काम करती है। इसको हम और आगे पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे कि जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी कैसे वर्क करती है, एक किस पे अपना कंट्रोल करती है, एक क्या करती है हमारे बायोटेक्नोलॉजिकल जो प्रोडक्ट होते हैं उसको कंट्रोल करने का काम करती है। याद रखिएगा GEAC जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, फुल फॉर्म भी इसका आया हुआ है। नेक्स्ट हम बात करें मोस्ट बीटी टॉक्सिन आर इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक। जितने भी मैक्सिमम बीटी टॉक्सिन होते हैं वो एक स्पेसिफिक इंसेक्ट को ही मारते हैं, ये नहीं कि कोई भी बीटी टॉक्सिन किसी भी इंसेक्ट को मार देगा। मान लेना कोई प्लांट है, प्लांट के ऊपर एक हमारे ऐसा इंसेक्ट है जो हमें क्या कर रहा है इस प्लांट के ऊपर क्या कर रहा है कि पॉलिनेशन करवाने का काम कर रहा है, और कुछ ऐसे प्लांट है जो इसको, कुछ ऐसे इंसेक्ट हैं जो इसको खाने का भी नुकसान करने का भी काम कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं होगा कि जो पॉलिनेशन कर रहा है उसको भी मार दे, ये सिर्फ उसी को मारेगा जो क्या काम कर रहा है कि इसको नुकसान पहुंचाने का काम कर रहा है। हम उसी का अगेंस्ट क्या करेंगे इसको रेजिस्टेंस बनाएंगे। तो क्या होता है एक ग्रुप स्पेसिफिक होता है, सबको नहीं मारता है, जिसके अगेंस्ट हम बनाएंगे उसी को केवल ये मारेगा। ये याद रखिएगा कि बीटी टॉक्सिन आर इंसेक्ट रेजिस्टेंस होते हैं, ग्रुप है स्पेसिफिक होते हैं। द चॉइस ऑफ जीन डिपेंड अपॉन द क्रॉप एंड टारगेटेड पेस्ट। जो हमारा चॉइस है कि हमें कौन सा हमें ले रहे हैं जीन ले रहे हैं, वो किस पे डिपेंड करता है कि हम किस इंसेक्ट को मारना चाह रहे हैं और किस क्रॉप के ऊपर हमें इसको लगाना चाह रहे हैं। दोनों स्पेसिफिक कि हमें किस क्रॉप में लगाना है, जैसे कि कॉटन के लिए अलग हो गया, कॉर्न के लिए अलग हो गया, वीट के लिए अलग हो गया। तो अलग अलग क्रॉप के लिए अलग अलग तरह के क्या होते हैं जीन होते हैं। और या फिर उसी तरीके से इंसेक्ट के लिए कि हमें फ्लाइज को मारना, मॉस्किटो को मारना है, या फिर कॉटन बार्म को मारना है, बॉल बार्म को मारना है। जितने भी इंसेक्ट होते हैं सबके लिए अलग अलग स्पेसिफिक क्या होता है क्राई जीन प्रेजेंट होता है। उसको हम क्या करते हैं अपने चॉइस के अनुसार लेते हैं कि हमें कौन सा यूज करना है। प्रोटीन इनकोडेड बाय जीन, क्या होता है प्रोटीन किसके द्वारा इनकोड होता है, जीन के द्वारा इनकोड होता है। अगर एग्जाम्पल की बात करें क्राई फर्स्ट एसी,
क्राई फर्स्ट ए सी एंड क्राई सेकंड ए बी, ये सेकंड है, क्राई सेकंड ए बी, क्राई फर्स्ट ए सी एंड क्राई सेकंड ए बी। ये किसको कंट्रोल करने का काम करता है? कंट्रोल दी कॉटन बुलवर्म। किसको कंट्रोल करने का? कॉटन बुलवर्म को कंट्रोल करने। जो कॉटन प्लांट होता है, कॉटन का फ्लावर होता है, आपको पता होगा कॉटन इस तरीके से सीड होते हैं, उससे क्या होता है? कॉटन को निकाला जाता है। इसको कॉटन बुलवर्म क्या कहता है? ये जो हमारा फ्रूट है कॉटन का, इसी को इसके अंदर छेद कर देता है। जब इसके अंदर छेद कर देगा, काट ले खा जाएगा, तो यहाँ पे हमारा जो अंदर कॉटन निकलने वाला है वो खराब हो जाता है, वो ख़त्म हो जाता है। तो इसको बचाने के लिए हम किसका यूज करते हैं? क्राई फर्स्ट ए सी एक तरीका का क्या है? जीन है, और क्राई फर्स्ट सेकंड ए बी, दोनों याद रखिएगा। कॉटन बुलवर्म के लिए क्या? क्राई फर्स्ट ए सी और क्राई सेकंड ए बी। नेक्स्ट बात करें, क्राई फर्स्ट ए बी, ये क्या काम करता है? कंट्रोल कॉर्न बोरर। कॉर्न बोरर को कंट्रोल करने का काम करता है। कॉर्न बोरर क्या कहते हैं? जो कॉर्न का फ्रूट होता है उसके अंदर ये छेद कर देते हैं, उसको खा जाते हैं। उसको कंट्रोल करने के लिए हम कौन सा जीन लेंगे? क्राई फर्स्ट ए बी। ये दोनों एग्जाम ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्राई फर्स्ट ए सी और क्राई सेकंड ए बी और क्राई फर्स्ट ए बी, ये किसके एग्जाम्पल हैं? जीन के नाम है, दोनों जीन के नाम है। ये नहीं है कि ये प्रोटीन का नाम है, ये जीन का नाम है, याद रखिएगा। इसको कौन कौन कंट्रोल करता है? बीटी कॉटन में हम यूज करते हैं, बीटी कॉर्न के अंदर यूज करते हैं, बीटी सोयाबीन बनाते हैं इससे, और बीटी ब्रिंजल बनाते हैं। ये सारे बहुत सारे एग्जांपल हैं, लेकिन आपके एनसीईआरटी में यही दिया हुआ है। इसमें भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बीटी कॉटन, बीटी कॉटन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कभी क्या था, यहाँ पे बीटी ब्रिंजल भी बनाया गया था, लेकिन बीटी ब्रिंजल उतना सक्सेसफुल नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा तो बहुत महंगा था, और क्या करता था, कुछ एलर्जी, कुछ लोगों के अंदर एलर्जी भी काज करता था, इसलिए बीटी ब्रिंजल भी सक्सेसफुल नहीं हुआ। बनाया तो गया था, लेकिन ये क्या था? सक्सेसफुल नहीं है। सबसे ज़्यादा जो सक्सेसफुल हुआ है हमारा बीटी कॉटन है। आजकल पूरे देश में जितने भी कॉटन उगाए जाते हैं, ये सारे बीटी कॉटन ही होते हैं, बीटी कॉटन। ये तो बात हो गई कि एप्लीकेशन के बारे में। आगे और भी एप्लीकेशन है, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। आज हमने क्या क्या पढ़ा है? सबसे पहले हमने देखा गोल्डन राइस के बारे में। गोल्डन राइस क्या काम करता था? यहाँ पे हम डालते थे बीटा कैरोटीन के जीन, ये क्या काम करता था? विटामिन ए के प्रोडक्शन में हेल्प करता था। नेक्स्ट हमने देखा ब्रॉड रेजिस्टेंस, फ्लेवर से टोमेटो। फिर हमने देखा इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड रेजिस्टेंस प्लांट, हार्बिसाइड रेजिस्टेंस प्लांट। फिर हमने देखा इंसेक्ट रेजिस्टेंस प्लांट के अंदर बीटी कॉटन के बारे में। यहाँ पे क्या लेते थे? बैसिलस थुरिनजेंसिस बैक्टीरिया के अंदर क्राइजीन प्रेजेंट होता है, इस क्राइजीन को हम निकालते हैं। क्राइजीन क्या होता है? एक टॉक्सिन को प्रोड्यूस करता है, जिसको पहले क्या होता था? ये प्रोटॉक्सिन होता था, इनएक्टिव फॉर्म में होता है। ये जब इंसेक्ट के अंदर जाता है, इंसेक्ट के अंदर मिडगट में जाता है, यहाँ पे एल्कलाइन पीएच होता है। एल्कलाइन पीएच इसको क्या कन्वर्ट कर देता है? एक्टिवेटेड फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। ये जाके इंसेक्ट के इपिथेलियम वाल से बाइंड हो जाता है और वहाँ पे पोर क्रिएट कर देता है। जब पोर क्रिएट हो जाएगा तो ये इंसेक्ट के अंदर स्वेलिंग हो जाएगी और इंसेक्ट क्या हो जाएगा? मर जाएगा। ये तो बात हो गई एप्लीकेशन की। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे कि कैसे हम बनाते हैं इंसुलिन जीन को बनाते हैं, या फिर हम एंजाइम को कैसे बनाते हैं। ये आगे एप्लीकेशन में हम पढ़ने वाले हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।